नमस्कार साथियों, आपको BNK24 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम एक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिज़र्व बैंक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे एक मित्र हैं, अभी मैंने वीडियो डाला था बैंकिंग सेक्टर पे। उन्होंने बोला था कि RBI कैसे महंगाई को कंट्रोल करता है, उसको थोड़ा सा बताइए। तो साथियों, RBI को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बैंकिंग काम कैसे करता है, बैंकिंग जो सेक्टर है वो काम कैसे करता है। देखो, कोई भी बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे केरला बैंक हो, चाहे यूनियन बैंक हो, चाहे बड़े बैंक हो, बड़ौदा है, कोई भी बैंक हो, इन बैंकों को RBI ने एक रेशो दे के रखा है, CRR, कैश रिजर्व रेशो। जिस बैंक का CRR को निकालने से पहले हम ये समझते हैं कि NDTL क्या होता है। NDTL से ही CRR निकलता है, नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी। नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी, क्योंकि जो पैसा है बैंकों में वो बैंक का तो है नहीं, वो तो कस्टमरों का पैसा है। तो बैंकों को क्या है कि उसके ऊपर CRR 5% जैसा पैसा RBI के पास में एंड सिक्योरिटी मनी के रूप में रखना पड़ता है। क्योंकि कब क्या किसको गलत लोन दे देंगे, तो उस कंडीशन में, जैसे कहते हैं ना कि 5 लाख तक की जो सिक्योरिटी RBI ने दे रखी है, तो ऐसा ही जो इनकी NDTL होता है ना बैंकों का, नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी का जो 5% पैसा होता है, जिसे हम CRR बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशो, वो उसका 5% उनको RBI के पास में रखना पड़ता है। अब हम इसको बिल्कुल सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझेंगे। जैसे 100 करोड़ रुपया किसी बैंक के पास टोटल NDTL है, तो उसका 5% हुआ 5 करोड़। तो वो 5 करोड़ कहाँ रखेगा? रिजर्व रखेगा, गारंटी के रूप में RBI के पास में। तो अब ऐसे ही नहीं केवल एक ही कदम, इसके बाद एक और आ जाता, एक और पड़ाव आता है, उसको बोलता हूँ SLR। देखो, RBI बहुत अच्छे से सभी बैंकों को मॉनिटर करके रखता है, तब जाके महंगाई को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाते हैं। हम आएंगे धीरे धीरे वहाँ पर आएंगे, ताकि आपको बिल्कुल, मैं साथियों इतनी लेमन लैंग्वेज में आपको समझाना चाह रहा हूँ कि तब बिल्कुल बड़ा छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। हो सकता है आप इससे जानते भी हो, पर फिर भी मैं, क्या होता है SLR होता है अपना स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी रेशो, ताकि बैंक में कैश की कमी ना हो। कोई अपना कैश निकालने आए तो उसमें ऐसा नहीं हो बैंक खड़ा होकर देखने लगे कि वो हमारे पास तो पैसा है नहीं, तो पैसा आएगा तो हम जमा करेंगे। तो जो SLR होता है वो बैंक को अपने पास में रखना होता है 20% जैसा। उसको वो खर्च नहीं कर सकता, किसी को लोन नहीं दे सकता, वो लिक्विडिटी के रूप में उसे बैंक में मैनेज करके रखना पड़ता है। SLR पर समझा हमने, CRR को समझा हमने, NDTL को समझा हमने। अब हम समझते हैं MSF को। MSF क्या होता है? मार्जिन स्टैंडिंग फंडिंग, या हम इसको हिंदी में अगर बोलना चाहें तो मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। जो हम बैंकों को ओवर द नाइट या 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए अगर पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो बैंक क्या करता है? RBI से रिक्वायरमेंट करता है कि हमें 10 करोड़ 5 करोड़ की आवश्यकता है, तो उसे RBI देता है। हमेशा वो जो MSF होती है, वो जो रेपो रेट होती है उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि इमीडिएटली में बैंकों को पैसे की आवश्यकता पड़ी है। तो जैसे रेपो रेट होता है, रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है रीप्रोसेसिंग रेट। तो जो रेपो रेट होता है लगभग 6.5% का भी है रेपो रेट। तो बैंकों को अगर 14 दिन से 90 दिन के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो बैंक लेते हैं RBI से। RBI उनको देता है रेपो रेट पे। रेपो रेट लगभग वो हर 3 महीने में तो बदलती है, क्योंकि जब भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होती है तभी रेपो रेट डिसाइड होती है कि कम करनी है या ज़्यादा करनी है। ऐसे कम ज़्यादा होती रहती है। तो बैंकों को अगर सपोज करो 10 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ी ओवर द नाइट, तो वो MSF से लेंगे, मतलब लेंगे RBI से ही, पर वो MSF में आएगा। मतलब उसकी जो रेट रहेगा RBI का, वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, रेपो रेट से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उनको इमीडिएटली में इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी है। फिर हम समझते हैं रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? जब बैंकों को लोन के लिए या कुछ और पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो बैंक लेते हैं RBI से पैसा, और RBI उनको देता है रेपो रेट पे। रेपो रेट हम ऐसा समझते हैं, अगर 6.5% की रेपो रेट है, बैंक को जो मिलने वाली दर है 6.5% है, जो RBI ने उसको दी है। तो बैंक के पास में 2 रेट होते हैं जो वो देते हैं अपने कस्टमरों को। जो उनके फेवरेट कस्टमर होते हैं उनको वो बेस रेट पर लोन देते हैं, और जो उनके रेगुलर कस्टमर नहीं होते उनको PLR पर रेट पे देते हैं, प्राइमरी लैंडिंग रेट।
प्राइमरी लेंडिंग रेट क्या मतलब हुआ, जैसे 6.5 पे उन्हें मिला तो लगभग 12 से 18 के बीच में देंगे, ये हुआ प्राइमरी लेंडिंग रेट। और बेस रेट क्या हुआ, बेस रेट हुआ अगर 6.5% पे आरबीआई से बैंक को मिला है तो बैंक उसे 8 से लेकर 10, 11, 12% पर दे देगा। जनरली बैंकों को क्या होता है कि सबसे सिक्योर लोन जो होता है वो होम लोन माना जाता है, बैंकों के सबसे सिक्योर लोन होम लोन माना जाता है। तो अब हम समझते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो ये है कि बैंकों की माध्यम से आरबीआई पूरे देश की महंगाई को कैसे कंट्रोल करता है। हमारा जो आज का विषय है वो ये है। तो होता क्या है, जब बैंक वो रेपो रेट आरबीआई बढ़ा के देता है, सपोज करो बैंकों को उसने दिया 6.5% पे, तो बैंक उसको लोन क्या रेट में देंगे कस्टमरों को, जाहिर सी बात है 10 से 12 या 18% के रेट में एवरेज में देंगे, और उसके बीच का जो डिफरेंस है वो बैंकों की कमाई है। अब हम सोचते हैं कि ये कम महंगाई बढ़ती या घटती कैसे। अगर रेपो रेट महंगी हो गई, उससे क्या होगा, लोन महंगा हो जाएगा। भाई लोन महंगा होने से क्या होगा कि जो कैश की लिक्विडिटी है वो बाज़ार में कम हो जाएगी। बाज़ार में लिक्विडिटी कम होने से क्या होगा कि जो मांग है वो मांग घट जाएगी। मांग घटने से क्या होगा, किसी भी वस्तु का मूल्य घट जाएगा। तो मूल्य घटने से होगा क्या कि महंगाई कम हो जाएगी। भाई महंगाई बढ़ती घटती कैसे है, किसी चीज़ का डिमांड बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़ जाती है, तो उसकी डिमांड घट जाती है तो महंगाई घट जाती है। आपने देखा होगा शादियों के सीज़न में अगर आप डीजे ऑर्केस्ट्रा वगैरह करने जाओगे तो वो हमेशा महंगे दरों पर होता है। या जैसे आप नवरात्रि के समय में जागरण के लिए पार्टी वगैरह करने जाओगे तो वो महंगे दरों में होगी, और अगर आप ऑफ सीजन में जाओगे कि हमें पार्टी करनी है या हमें डीजे की आवश्यकता है तो आपको कम रेट पे होगी, मतलब सस्ते मूल्य पे मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि उस समय पे उनकी डिमांड नहीं है। तो मार्केट में जो आउटफ्लो होता है वो होता है पूरा डिमांड एंड सप्लाई पे। जब मार्केट में डिमांड होती है तो रेट बढ़ जाते हैं। ऐसे ही आरबीआई अगर अपनी रेपो रेट बढ़ा देता है, होगा क्या, आरबीआई ने अपने रेपो रेट बढ़ाई तो लोन महंगे हो जाएंगे। लोन महंगे होने से क्या होगा कि जो मार्केट के अंदर, बाज़ार के अंदर जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी। लिक्विडिटी कम होने से क्या होगा कि मांग घट जाएगी। जैसे अभी आपका प्लान है कि हम गाड़ी लेने वाले हैं, हम मकान लेने वाले हैं, या कोई एलईडी वगैरह लाने का विचार कर रहे हैं, या कार लोन, बाइक लेने का विचार कर रहे हैं, तो अब जब महंगा लोन हो जाएगा तो एक बार को हम टाल देंगे कि नहीं यार वो क्या है, हुआ लोन महंगे हो गए तो अभी हम लेते नहीं। तो उससे क्या होगा, डिमांड घट गई। डिमांड घटने से क्या हुआ कि बाज़ार के अंदर मांग घट गई, मांग घटने से महंगाई घट गई। तो आरबीआई जब भी रेपो रेट बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं महंगाई कंट्रोल होती है। अब समझते हैं इसका उल्टा, जैसे ही आरबीआई अपनी रेपो रेट घटाता है, जैसे कोरोना काल में नरेंद्र मोदी जी ने एक चुनाव टीवी चैनल पे आके बोला था कि हम आरबीआई से ऐसी उम्मीद करते हैं कि अपनी रेपो रेट में, अपनी मौद्रिक नीति में थोड़ा सा सुधार करें, अपनी नरमता लाए। उससे हुआ क्या, ब्याज दर कम हो गई। जो बैंकों को 6.5% पे मिल रहा था वो रेपो रेट घट के आ गया 4% पे। तो जब बैंक को 4% पे आ रहा था तो बैंकों ने 6 से लेकर 7% पे आम जनता में लोन देना शुरू कर दिया। उससे हुआ क्या कि जो मार्केट में पैसे की कमी आ रही थी वो पूरी हुई, जिससे मार्केट पे फिर से जो इकोनॉमी का पहिया था वो फिर चल पड़ा। मान लो आपको जब कम रेट पे लोन मिलेगा तो आप सोचोगे यार चलो एक किस्त और ले लेते हैं, अब एक तो चली रही है, एक और ले लेते हैं, कार ले लेते हैं, मकान ले लेते हैं, या कोई प्लानिंग बना रहे थे, मोटरसाइकिल लेने की प्लानिंग बना रहे थे वो ले लेते हैं। तो जैसे ही आरबीआई अपनी रेपो रेट बढ़ाता है, जैसे ही आरबीआई अपनी रेपो रेट बढ़ाता है तो लोन महंगे हो जाते हैं। लोन महंगे होने से जो आम जनता है उसको लोन महंगा मिलता है। उसको लोन महंगा मिलने से होता क्या है कि ऑल ओवर मार्केट में डिमांड घट जाती है। डिमांड घटने से महंगाई घट जाती है। और जब आरबीआई अपने रेपो रेट घटाता है तो उससे क्या होता है कि आम जनता को लोन सस्ते दरों पर मिलता है। सस्ते दरों पर लोन मिलता है तो फिर वही उसका उल्टा विपरीत मान लो, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। किसी को मकान लेना है, कार लेनी है, बाइक लेनी है, तो वो क्या होता है, जब सब लोगों को कम दरों पे ब्याज मिलेगा तो क्या होगा कि सब अपने अपनी प्लान बनाएंगे कि यार हम तो एक टीवी लेना चाह रहे हैं, एलईडी लेना चाह रहे हैं, या कोई प्लाट पे मकान बनाना चाह रहे हैं। तो जो मार्केट में, इकोनॉमी में जो सब पहिया रुका था ब्याज दर बढ़ने से, वो कहीं ना कहीं फिर चल जाता है। अब आरबीआई से कंट्रोल कैसे करता है, अब हम इस पे आते हैं मेन मुद्दे पे।
तो देखो आरबीआई एक तो रेपो रेट हो सकती है घटाना बढ़ाना, दूसरा भी फैक्टर हो सकता है, ऐसा नहीं। अगर आरबीआई सीआरआर को बढ़ा दे, आरबीआई ने बोला कि आप अपना सीआरआर बढ़ा दीजिए, जो आप 5% रिजर्व रेशो हमें दे रहे हैं, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको 10% देना, तो बैंकों के पास 100 करोड़ में से 10 करोड़ तो उधर चला गया, जो कि केवल आरबीआई के पास में सिक्योरिटी के रूप में जमा है। अब बचा कितना? 90 करोड़। 90 करोड़ में से अगर जो उसके पास में एसएलआर है, एसएलआर को भी बढ़ा दे, बोले अब आपको जो स्ट्रेटेजिक लिक्विडिटी रेशियो रखना है वो 40% रखना है, अभी 20% रखना था, अब 40% रखना, मतलब 40 करोड़ रुपया आपको एट अ टाइम बैंक में रखना है, ताकि आपके पास में लिक्विडिटी की कमी ना आए। देखो बैंकों में जो कासा रेशो होता है, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशो, तो जो करंट अकाउंट होता है वो पैसा बैंक यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसको हम समझते हैं। क्योंकि जो बैंक के पास में करंट अकाउंट का पैसा पड़ा है, वो बैंक को मालूम है कि ये किसी न किसी बिजनेसमैन का है, और बिजनेसमैन एट ए टाइम कभी भी आ सकता है पैसा निकालने के लिए। बैंकों का जो पैसा मान के चलते हैं, जो एफडी का पैसा होता है, उसे मालूम है कि हम इतने लोगों की एफडी है, और एक रेशो निकाल लेते हैं कि इतने लोग इस बीच में एफडी तोड़ते हैं, तो इसके अनुसार उस पैसे को यूज कर सकते हैं, वो एफडी वाले पैसे को। लेकिन वो जो करंट अकाउंट का पैसा है उसे इसलिए यूज़ नहीं करते कि जो खाता धारक है, जो बिजनेसमैन है, क्योंकि करंट अकाउंट ज़्यादातर बिजनेसमैनों के होते हैं, वे किस समय क्या यूज कर लेंगे वो कोई बैंक को भी पता नहीं है, क्योंकि बिजनेसमैन करंट अकाउंट में पैसा रखता ही इसलिए ताकि वो कभी भी निकाल सके और कभी भी उसको यूज कर सके। अब समझते हैं कि अगर सीआरआर बढ़ाई बैंक ने, बैंक की सीआरआर आरबीआई ने बढ़ाई, तो बैंक में जो रिजर्व रेशो है वो बढ़ जाएगा, एसएलआर बढ़ाई तो जो लिक्विडिटी रेशो है वो बढ़ जाएगा। अब बैंक के पास में बचा 50%। अब होता है रिवर्स रेपो रेट। एक इसमें रेपो रेट हमने समझी, जो बैंक को आरबीआई लोन देता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंकों को लोन देता है, वो होता है रेपो रेट। इसमें होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जब जैसे सेकंड सैटरडे है या संडे है या 2-3 दिन बैंकों की छुट्टी पड़ गई, तो बैंक क्या करते हैं, उस पैसे को आरबीआई को वापस दे देते हैं कि आप हमारा पैसा ये ले लीजिए, तो उसे बोलते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। चूँकि आरबीआई को आवश्यकता नहीं है पैसे की, बैंकों का पैसा आरबीआई ले इसलिए रहा है कि ताकि उनको सहूलियत हो, तो इसलिए जो रिवर्स रेपो रेट होती है वो रेपो रेट से कम दर पे होती है। जैसे बैंकों को आरबीआई ने 6.5% पे पैसा दिया रेपो रेट की दर है, तो जो बैंक से आरबीआई लेगा वो 6.5% पे नहीं लेगा, वो अनुमानित मैं बता रहा हूँ, ऐसा 100% श्योर नहीं है, वो फ्लक्चुएट करती रहती है, बदलती रहती है। तो 5% पे लेगा या 4.5% पे लेगा। जितने दिन आरबीआई के पास में पैसा रहेगा उतने दिन ही वो कैलकुलेट कर दिया जाएगा। वो रिवर्स रेपो रेट होती है। ज़्यादातर बैंक जो है वो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट का ही यूज़ करते हैं। और जो प्राइमरी लैंडिंग रेट होता है वो ऐसे होते हैं, जैसे कोई आया छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा, उसने उसका बिल्कुल न्यू अकाउंट होल्डर है, वो जाते ही बैंक से बोलता है कि मेरे को आप लोन दे दीजिए, तो उसको हमेशा पीएलआर पे दिया जाएगा, प्राइमरी लैंडिंग रेट, क्योंकि वो बैंक में गए इस उद्देश्य से है कि अब जाऊंगा, खाता खुलाऊंगा, लोन लूँगा। बेस रेट पे केवल उन्हीं को लोन मिलता है जो बैंक के फेवरेट कस्टमर होते हैं, जिनका अकाउंट में एक कैश का जो बड़ा अमाउंट है, लगभग 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ ऐसे मैनेज होता है, मतलब पड़ा रहता है, डला रहता है, तो हमेशा इस टाइप से। तो जैसे ही बैंक अपने रेपो रेट बढ़ाएगा, जाहिर सी बात है महंगाई कंट्रोल होगी, रेपो रेट घटाएगा तो महंगाई बढ़ेगी। रेपो रेट घटने से क्या होगा कि जब रेपो रेट घट जाएगी, लोगों को लोन सस्ते मिलेंगे, लोन सस्ते मिलने से डिमांड आएगी, मार्केट में डिमांड आने से होगा क्या कि जो इकोनॉमी का पहिया रुक गया है वो फिर से चल पड़ेगा। अब हम समझते हैं इसका गोल्ड से क्या लेना देना। तो गोल्ड जितने भी जनता खरीदती है उसका इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व है उस पर फ़र्क पड़ता है। क्यों पड़ता है? जैसे कि हमने बैंकिंग अभी एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि जो गोल्ड, अब जब मैंने वीडियो बनाई थी लगभग 75,000 रुपये गोल्ड चल रहा, आज 76,500, मतलब 1,500 रुपये गोल्ड बढ़ गया। जैसा हमने बताया था कि अगर अमेरिका में रेट कट आते हैं तो फिर गोल्ड के रेट बढ़ेंगे,
उसका ऐसा ही हुआ क्योंकि सुरक्षित निवेश माना जाता है। जैसे कोई लोग गोल्ड खरीदता है, गोल्ड इंडिया में प्रोड्यूस तो होता नहीं है। गोल्ड क्या है, भारत को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, और इंपोर्ट जब भारत करता है तो वो पैसा जो जाता है वो फॉरेन रिजर्व से जाता है। इसी के लिए सरकार एक SGB लेके आई थी, स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड। एक प्रतिभूति थी, आपको अगर 5 लाख रुपए का गोल्ड खरीदना है तो आप SGB के माध्यम से उतना रुपये का एक प्रतिभूति खरीद लीजिए। आपका जो डीमैट अकाउंट है उसमें शो हो जाएगा कि आपके पास में 5 लाख रुपए का गोल्ड है। वो गोल्ड है, बस वो कागज़ के फॉर्म में है, आपके पास फिजिकल फॉर्म में नहीं है। क्योंकि जब गोल्ड सरकार खरीदती है तो वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करती है, उससे भारत के फॉरेन रिजर्व पर फ़र्क पड़ता है, घटता या बढ़ता है। अभी सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है वो चाइना के पास है। चाइना अभी खरीद रहा है, अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे चाइना आता है जो खरीदा जा रहा है। भारत ने भी अभी 29 टन गोल्ड खरीदा है IMF से। अब हम एक बात समझते हैं कि जो अभी हमारा गोल्ड आया था, आप सब लोगों ने भी लगभग 1 साल पहले एक वीडियो न्यूज़ चैनल पे देखी होगी कि हमारा गोल्ड भारत में आया। वो गोल्ड क्या था, बेसिकली गोल्ड हमारा ही था। गोल्ड रखने के रेशो क्या होते हैं, ऐसा नहीं है कि भारत के पास में अगर 100 मेट्रिक टन गोल्ड है तो वो एक ही जगह रखा रहता है, ऐसा नहीं होता। गोल्ड रखने का नियम होता है। जैसे अभी भारत में मुंबई और नागपुर 2 जगह भारत के गोल्ड रहता है। जो RBI का गोल्ड है वो 2 जगह है, नागपुर और मुंबई। और भी देशों में हमारा गोल्ड रखा है, वो काउंटिंग होकर, गिनती होकर उस रिजर्व रखा है, ताकि हमें अगर कुछ चीज़ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ से लेन देन उसे कर सकें। अब फ़र्क क्या पड़ता है, हम उसे हमने जो अपने देश में बुलाया था ना, वो गोल्ड वो हमारा ही गोल्ड था जो दूसरे देश में रखा था, और हमने उसे अपने देश में बुलाया था। ऐसा नहीं कि हमने उसे गिरवी रखा था, गिरवी नहीं रखा था। वो जैसे ब्रिटेन के यहाँ हमारा गोल्ड रखा हुआ था, हम भी जैसे आप लोग लोकर नहीं रखते क्या, ऐसे ही RBI भी अपने गोल्ड को अन्य देशों में जो अच्छे देश हैं उनमें रिजर्व करके रखता है, सुरक्षित रखता है। अब हम समझते हैं कि बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो हुआ क्या था कि अभी आपने देखा होगा कि रसिया के ऊपर सैंक्शन लग गए थे। तो रसिया के ऊपर सैंक्शन लगने से जो रसिया का गोल्ड जो दूसरे देशों में रखा था वो सीज़ हो गया था। तो सीज़ होने से क्या हुआ कि उसको जितने रुपये का उसके पास डेट था, जो रसिया के ऊपर डेट था, वो डेट का ब्याज भी रिपे नहीं कर पा रहा था। क्योंकि अगर तुम्हारे पास में 2 करोड़ रुपए हैं और 2 करोड़ आपने दूसरे किसी घर में रख रखे हैं और किसी झगड़े के कारण वो अपना घर का ताला लगा कर चला जाता है, तो वो पैसा तो है आपका, पर वो आपका कोई काम का पैसा नहीं है। ऐसा ही रसिया के साथ हुआ। तो भारत सरकार ने इस चीज़ को देखते हुए अपना गोल्ड जितना अपने भारत में हो जाए उतना अच्छा, ताकि अगर कभी फ्यूचर में सैंक्शन लगाने की कोई स्थिति बने तो भारत पे इस पर कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो साथियों आज के लिए इतना ही। और मैं बहुत कुछ देख रहा हूँ साथियों कि 56% लोग हमारा चैनल देखते तो हैं पर उसे सब्सक्राइब नहीं करते। तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।